नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर केंद्र और राजधानी में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कभी इतना गंभीर नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि अब यह तर्क भी गलत साबित हो गया है कि दिल्ली का प्रदूषण पंजाब में पराली जलाने की वजह से है, क्योंकि पंजाब के शहरों में AQI 70 से 100 के बीच दर्ज किया जा रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने की बजाय AQI डेटा में हेरफेर कर रही है। उन्होंने कहा कि CPCB के अनुसार गुरुवार शाम 4 बजे AQI 373 बहुत खराब दर्ज हुआ, जबकि वास्तविक स्तर 700-800 से भी ऊपर हो सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ग्रैप स्टेज 4 को समय पर लागू नहीं किया गया और निर्माण कार्य जारी रहा। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राजधानी के गैस चैम्बर बनने पर भी PM ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद की मौजूदगी में भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी देते हुए इसे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत ओमान आर्थिक संबंधों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। CEPA के जरिए निवेश के नए अवसर खुलेंगे, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर ओमान सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से भी सम्मानित किया। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार यह सम्मान सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने स्वयं प्रदान किया। ट्रंप प्रशासन ने ताइवान के साथ करीब 11 अरब डॉलर के बड़े हथियार सौदे का ऐलान किया है। इसमें एडवांस्ड रॉकेट लॉन्चर, सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर और कई तरह की मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि अभी सौदे को अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी नहीं मिली है। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद ताइवान के साथ यह दूसरा हथियार सौदा करेंगे। चीन ताइवान की समुद्री और हवाई सीमाओं में नियमित घुसपैठ करता रहा है। इसके मद्देनजर यह सौदा काफी अहम माना जा रहा है। चीन ताइवान को विद्रोही प्रांत मानता है और उसका कहना है कि एक दिन इसका चीन के साथ विलय होगा। वहीं ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह सौदा ताइवान को तेजी से मजबूत प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करेगा। चीन ने इस ऐलान के बाद अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पहले ऐसे ही एक सौदे को चीन ने अपनी संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन बताया था। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए धमाके से जुड़े मामले में NIA ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीते महीने 10 नवंबर को हुए इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। NIA के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति यासिर अहमद डार जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। एजेंसी ने यासिर को दिल्ली से पकड़ा है। जांच एजेंसी के मुताबिक कार बम धमाके की साजिश में यासिर की सक्रिय भूमिका थी। जांच में यह भी पता चला है कि यासिर का इस मामले के अन्य अभियुक्तों से करीबी संपर्क था। इनमें धमाके को अंजाम देने वाले उमर उन नबी और मुफ्ती इरफान भी शामिल हैं। सैकड़ों भारतीय H1B और H4 वीजा आवेदक गहरी अनिश्चितता में फंस गए हैं, क्योंकि उनके अमेरिकी वीजा इंटरव्यू पहले फरवरी-मार्च 2026 के लिए रीशेड्यूल किए गए थे और अब कथित तौर पर अक्टूबर 2026 तक टाल दिए गए हैं। डेक्कन क्रॉनिकल और दी अमेरिकन बाजार की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 के मध्य के लिए तय कई अपॉइंटमेंट भी अचानक 2026 की आखिरी तिमाही में खिसका दिए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने देरी की वजह वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया स्क्रीनिंग के विस्तार से जुड़ा अतिरिक्त प्रोसेसिंग समय बताया है। लगातार रद्दीकरण से कई पेशेवर, खासकर जो भारत आकर वीजा स्टैंपिंग का इंतजार कर रहे थे या पहले से विदेश में हैं, नौकरी और पारिवारिक जीवन को लेकर संकट में हैं। हैदराबाद स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अपॉइंटमेंट बदले जाते हैं। इमिग्रेशन वकीलों ने सलाह दी है कि आवेदक नियोक्ताओं से रिमोट वर्क या छुट्टी का अनुरोध करें और सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें। बढ़ती देरी, पहले F1 वीजा अड़चनों और प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी के बाद कई भारतीय प्रोफेशनल्स अब अमेरिका में भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इतिहास में 18 दिसंबर का दिन दर्ज हो गया है। दरअसल इस दिन मोदी सरकार ने
मनरेगा स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाते हुए लोकसभा में मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 यानी बीबीजी रामजी विधेयक गुरुवार दोपहर को पास कर दिया गया। अब इस पर राज्यसभा में बहस हो रही है और वहां भी केवल इसके पास होने की औपचारिकता बची है। बता दें कि लोकसभा में यह बिल विपक्ष के भारी विरोध के बीच पास किया गया। बीबीजी रामजी बिल के पास किए जाने के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन के फेल में घुसकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने विधेयक की प्रतियां फाड़ी और उन्हें स्पीकर की कुर्सी की ओर फेंका। इससे पहले संसद परिसर के अंदर विधेयक को वापस लेने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक को गांधी जी का अपमान और ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने वाले काम के अधिकार पर प्रहार बताया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी मकर द्वार पर हुए प्रदर्शन में सांसदों के साथ शामिल हुई। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मनरेगा से गांधी जी के नाम हटाने के विरोध को लोकतांत्रिक संघर्ष बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य महात्मा गांधी की विरासत की रक्षा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि गोडसे विचारधारा से प्रेरित लोग गांधी जी का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के प्रयास शारीरिक रूप से किए गए थे और अब अन्य तरीकों से किए जा रहे हैं। मणिकम टैगोर ने कहा कि कांग्रेस इसे नहीं होने देगी। उन्होंने पार्टी की इस मांग को दोहराया कि इस मामले को स्थायी समिति को भेजा जाए और संसद में वापस लाने से पहले इस पर विस्तार से चर्चा की जाए। गांधी जी के आदर्श वाक्य का हवाला देते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने गुरुवार को साथी सांसदों को एक खुला पत्र लिखकर मनरेगा की रक्षा करने और बीबीजी रामजी विधेयक का विरोध करने की अपील की। उन्होंने इस योजना को भारत के सबसे गरीब लोगों के प्रति एक नैतिक प्रतिबद्धता बताया, जो गरिमा, आजीविका और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी रामजी बिल 2025 लोकसभा में गुरुवार को पारित होने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह बहुत बड़ा विश्वासघात है और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जैसे आपने तीनों किसानों के काले कानूनों को वापस लिया, वैसे ही आपको इस बिल को भी वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन होगा। इस बिल के नाम के पीछे आप अपना गुनाह छिपाना चाहते हैं। लोकसभा में बीबीजी रामजी बिल पारित होने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह विषय मनरेगा में बदलाव करने या उसका नाम बदलने का नहीं है। उनका कहना है कि हमारे द्वारा जिस काम करने के अधिकार को दिया गया था उसे छीना जा रहा है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खासकर जो पिछड़े दलित वर्ग के लोग काम करते थे, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। खड़गे ने कहा कि इसके खिलाफ हम लड़ेंगे, सड़क पर उतरेंगे और सभी जिलों और राज्यों में इसके खिलाफ आंदोलन होगा। यह नाम का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह अधिकारों के बारे में है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में पारित बीबीजी रामजी बिल 2025 का कड़ा विरोध करते हुए इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के भविष्य के लिए खतरा बताया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून गरीबों के खिलाफ है और इसके लागू होते ही आने वाले महीनों में मनरेगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि अतिरिक्त वित्तीय बोझ राज्यों पर डाल दिया जाएगा। बिल के लागू होने से राज्य सरकारों पर बेवजह की जिम्मेदारी आ जाएगी, जिससे देश भर के लाखों ग्रामीण परिवारों को सहारा देने वाली कल्याणकारी योजना कमजोर हो सकती है। आप इसे किसी भी तरह से देखें और कोई भी समझदार व्यक्ति यही समझेगा। यह 100 से 125 दिनों से जुड़ा एक चालाक पैंतरा है। अगर कोई इस बिल को पढ़ेगा तो यह बिल्कुल साफ हो जाएगा कि यह पूरी योजना आने वाले महीनों में खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही इतना पैसा देने का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा, यह योजना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 18 दिसंबर को भारतीय चुनाव आयोग से SIR 2026 के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने को कहा है। अदालत ने उत्तर प्रदेश और केरल सहित विभिन्न राज्यों की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखने की जरूरत पर जोर दिया। बता दें कि इससे पहले भी केरल के लिए एन्यूमरेशन की अंतिम तिथि 18 दिसंबर तक बढ़ाई गई थी और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 23 दिसंबर को जारी होगी, जबकि उत्तर प्रदेश में संशोधित डेडलाइन 26 दिसंबर तय की गई थी। उत्तर प्रदेश SIR को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सवाल उठाया कि जब विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं तो यह प्रक्रिया इतनी जल्दी क्यों कराई जा रही है। केरल मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चेतावनी दी कि लगभग 25 लाख वोटरों के ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर होने का खतरा है और कई मामलों में परिवार के सदस्यों को मनमाने ढंग से हटाया जा रहा है। CJI सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच ने
एसआईआर की संवैधानिकता पर अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 के लिए तय की है। पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर का महिलाओं के हिजाब और बुर्का पहनने को लेकर दिया गया बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया है। यह वीडियो ऐसे समय सामने आया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाने की घटना पर देश भर में विवाद चल रहा है। हाल ही में एसओए लिटरेरी फेस्टिवल में बोलते हुए जावेद अख्तर ने सवाल उठाया था कि महिलाओं को अपना चेहरा ढकने की जरूरत क्यों है और क्या इसके पीछे शर्म या सामाजिक दबाव का कारण है। उन्होंने कहा कि शालीन कपड़े पहनना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन चेहरा ढकने की कोई तार्किक आवश्यकता नहीं है। जावेद ने यह भी दावा किया कि यदि कोई महिला कहती है कि वह अपनी मर्जी से चेहरा ढकती है तो यह सामाजिक दबाव और ब्रेन वॉश का नतीजा हो सकता है। हालांकि अपने इस बयान के एक बार फिर वायरल होने के बाद जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि वह पर्दे की पारंपरिक अवधारणा के खिलाफ हैं, लेकिन नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर के साथ किए गए व्यवहार से वह सहमत नहीं है। उन्होंने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से बिना शर्त माफी की मांग की। पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए देने की इस योजना के तहत अब तक करीब 1.51 करोड़ महिलाओं के खातों में अमाउंट भेजा जा चुका है, लेकिन सरकार ने माना है कि गलती से 470 विकलांग पुरुषों के बैंक खातों में भी यह रकम ट्रांसफर हो गई। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसे गंभीर चूक बताते हुए रिपोर्ट मांगी थी, जबकि विपक्ष ने चुनावी दबाव में बिना जांच भुगतान करने का आरोप लगाया। जीविका के सीईओ हिमांशु पांडे ने कहा कि यह प्रशासनिक गलती है और गलत लाभार्थियों से जबरन वसूली नहीं होगी। सरकार ने समाधान के तौर पर पुरुष लाभार्थियों को रकम अपने परिवार की किसी महिला सदस्य के खाते में एडजस्ट कराने का विकल्प दिया है। यह मामला महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना से तुलना में आ गया है, क्योंकि वहां भी चुनाव से पहले शुरू की गई योजना में हजारों अपात्र पुरुषों को भुगतान हुआ था और चुनाव के बाद वहां सरकार ने वसूली प्रक्रिया शुरू की है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.